उत्तर प्रदेश की जब बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो बुलडोज़र बाबा का जो टर्म दिया जाता है कि बिना किसी जांच के लोगों के खिलाफ जो है उनके घर तोड़ दिए जाते हैं इन द सस्पिशन, बिना कोई सस्पिशन के आधार पर किसी के घर नहीं तोड़े गए हैं जहां तक मेरी जानकारी है। सस्पिशन के आधार पर नहीं, गलत तरीके से भी किसी ने अपना कोई घर बनवा लिया है, पर जैसे और किसी की जमीन पर कब्जा करके बनवा लिया है, सरकार की जमीन पर बनवा लिया गया है, जो मेरी जानकारी है। इंक्वायरी पूरी होने से पहले ही बुलडोजर लिया जाता है और उनके घर तोड़े जाते हैं। कहीं से रिपोर्ट आने के बाद ही यह कार्रवाई होती है, जैसी मेरी जानकारी है। ऐसे नहीं गिराया जाता। यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो कॉर्पोरेशन से जानकारी लेते हैं, जो अल्पसंख्यक किसी गांव का मामला है तो ग्राम पंचायत से उसकी जानकारी हासिल करते हैं, तहसीलदार से जानकारी हासिल करते हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही होता है। ओवैसी साहब तो यही कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके घर तोड़े जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या फिर किसी और बीजेपी राज्य में हो, बिना इंक्वायरी के। वो तो बराबर जिस प्रकार की वो पॉलिटिक्स करते हैं, ये भगवान बचाए उनको। हम लोग मेजॉरिटी माइनॉरिटी के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं करते कि सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं। कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। मुसलमान भी हमारे देश का नागरिक है। मैं कहता हूं जैसे हमारी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स हैं, उसका लाभ केवल हिंदुओं को मिल रहा है। क्या मुसलमान बहनों भाइयों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है? कहीं पर हम लोगों ने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है, कोई भेदभाव किया है हिंदू मुसलमान के आधार पर? केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स ये लोग करने की कोशिश करते हैं। इससे उनका वोट बैंक नहीं बनने वाला है। देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुकी है। अगर इन हथकंडों में नहीं आने वाली है वो। अगर ऐसी बात है तो हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भी भारत का नागरिक है सभी समान है। अगर सभी समान है तो आपकी पार्टी टिकट क्यों नहीं देती? ऐसा है कि टिकट कुछ लोगों को देते भी हैं, ऐसा भी है कि एकदम नहीं देते हैं। मैं राज्यसभा में लेकर आए हैं, भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय भी आरिफ साहब थे, सिकंदर बख्श साहब थे, ऐसे सब सारे दिग्गज थे। कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है। नहीं थे, इसके पहले थे, मुख्तार अब्बास नकवी तो थे ही, लेकिन अब धीरे धीरे वो चुनकर आएंगे, वो भी बनेंगे। और इस बार भी मुसलमान, आपकी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, यही तो ओवैसी साहब कहते हैं कि कोई भी पार्टी जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देती, केवल वही देते हैं। इसका कांग्रेस भी नहीं देती, सोशलिस्ट भी, ये समाजवादी पार्टी कोई नहीं देता है, केवल वही देते हैं। वही कहते हैं कि मुसलमान जो है अभी तक कोई अपनी लीडरशिप बनाया नहीं। ये सब लोग जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले हैं, कास्ट, क्रीड की, रिलीजन की। ये सब पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए। पॉलिटिक्स इंसाफ और इंसानियत की करिए, सबको साथ लेकर चलिए। ये आपने लखनवी बात कह दी ना, गंगा जमुना तहजीब वाली। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। ये मतलब किसी भी इस्लाम धर्म के मानने वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने किया हो, जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, हम क्यों उनको सहायता नहीं देते जो हिंदुओं को देते हैं अथवा अन्य दूसरी कौमों को देते हैं? उसमें भेदभाव करते हैं। अब भी लोगों की समझ में यह बात नहीं आ रही है कि लगातार हमारे प्रधानमंत्री के पक्ष में बराबर परसेंटेज ऑफ समर्थन, जिसको कहा जाए समर्थन का प्रतिशत, यह लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? उसमें मुस्लिम भी हैं जो कि समर्थन दे रहे हैं, लाभार्थी मुसलमान। और आप देख लीजिएगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का अच्छी खासी संख्या में वोट प्राप्त होगा। क्यों? उनको विश्वास है कि किसी प्रकार का भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। यह सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और जो कहते हैं कि भय है मुसलमान कौम में बीजेपी के बारे में, नहीं, कुछ लोग ऐसे ही हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो एक लोगों के अंदर भय पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम सब सारे लोग समाज के किसी वर्ग के अंदर भय पैदा करके समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि उनके मन के अंदर विश्वास पैदा करके हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। सेंस ऑफ फियर नहीं, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करके हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं।
जब मैं राजनीति की बात और मर्यादा की बात करती हूँ तो फिर हमारी हिस्ट्री में एक वो चैप्टर है जिसके बारे में कुछ लोग अभी भी जानते नहीं हैं कि क्या हुआ था, और वो है इमरजेंसी का किस्सा। ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, खासकर यंग यूथ जो है वो जानते नहीं हैं वो डार्क चैप्टर के लिए। उस वक्त के बारे में आप बताइए। आप 2 साल जेल में थे, आपकी उम्र 23 साल की थी। 18 साढ़े 18 हाँ 23-24 साल की उम्र थी, उसी समय मैं जेल गया था 18 महीने के लिए। 18 महीने के लिए जी। हाँ। और उस वक्त के बारे में बताइए, आपको जेल में क्यों डाला गया था उस वक्त? मैं क्योंकि इमरजेंसी का हम लोग विरोध कर रहे थे। आप स्टूडेंट लीडर हाँ, थे? स्टूडेंट लीडर नहीं था, मैं टीचर हो गया था, लेकिन फिर भी जेपी मूवमेंट में शामिल हुआ था। और उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर उसी हमको 24 साल की उम्र में ही जेपी मूवमेंट का कन्वीनर बनाया था, जिले का। मिर्जापुर सोनभद्र दोनों एक जिले हुआ करते थे, उसका मैं कन्वीनर था। तो उस समय हम लोग आंदोलन करते थे, इमरजेंसी का विरोध करते थे, इमरजेंसी को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे कि किस प्रकार से ये इमरजेंसी घातक है, तानाशाह प्रवृत्ति की यह परिचायक है, यह बतलाते थे लोगों को। बतलाइए, जिन लोगों ने तानाशाही इम्पोज की इमरजेंसी के माध्यम से, वो लोग हम लोगों पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन जब आपको अरेस्ट किया गया तो परिवार में हलचल मच गई होगी। आप तो कोई टीचर हलचल नहीं मची। नहीं ना, मैं नई नई शादी हुई थी और मैं घर पर ही लौटा था दिन भर काम वाम करने के बाद। आए लोग, बतलाया कि नीचे पुलिस फोर्स आई हुई है, आपको पूछ रहे हैं। मैंने कहा बुला लो इंस्पेक्टर वगैरह, डिप्टी एसपी वगैरह को। आ गए, कहे साहब आपका वारंट है। मैंने कहा बैठो आप लोग, मैं भी स्नान कर लेता हूँ। और उन लोगों के लिए भी मैंने कह दिया चाय वगैरह की व्यवस्था करो। फिर गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी में बैठे चले गए। रात को 11 साढ़े 11 बजे या 12 रात के रहे होंगे, जेल चला गया। और 3 लोग थे, तन्हाई में रखा गया था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी सेल, लगभग 2-2.5 महीने तक। बहुत मुश्किल होता होगा वहां पे? कोई मुश्किल नहीं, हौसला बुलंद था। इधर से अकेले मैं नारा लगाता था, उधर से 250 लोग दूसरे कंपाउंड में थे, वो लोग उधर से रिस्पॉन्ड करते थे। और भी वो लोग नारे लगाते थे, अकेले में इधर से मैं बोलता था। इमरजेंसी के खिलाफ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये लगता था उस समय। तो उस साइड में कौन था, आप जानते थे? नहीं, हमारे हाँ, सब हमारे उसी जिले के लोग थे जो कि इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार हुए थे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग गिरफ्तार हुए थे उस समय। हाँ। और जब आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, आपके पास क्या किताब या कुछ पढ़ने के लिए अखबार आते थे, किताब आता था, क्या था? कैसे आप वक्त गुजारते थे वहां पर? उस समय पुस्तक वगैरह कुछ नहीं दी जाती थी। एक पीतल का तसला होता था, उसी में दाल दी जाती थी और वैसे ही हाथ पर रोटी दी जाती थी। और तो लेकर हम लोग कुछ दिनों तक, जब तक था मैं वहाँ सॉलिटरी सेल में, उस समय तक हम लोग खाते थे। हाँ। और कुछ समय के लिए हम लोग को बाहर भी निकालते थे, रात को फिर बंद कर देते थे उसमें, सॉलिटरी सेल में। माने वो कंपाउंड था, उसमें और कोई नहीं था, हम 3 लोग थे। लेकिन वो लोग भी मुझसे पहले ही छूट गए थे। पर आपको 2 साल तक क्यों रखा? मतलब लोग वहां से सेंट्रल जेल 90 मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, जहाँ पे पंडित जी भी थे वहां पे। मैं बहुत अच्छे स्वभाव का था, इसलिए रखा। हाँ, लेकिन आपके परिवार ने तो सोचा था कि आप 1 साल में बाहर निकल आएंगे या 3 महीने में बाहर निकल आएंगे। नहीं, जब डिस्ट्रिक्ट जेल मिर्जापुर से मेरा ट्रांसफर हो रहा था सेंट्रल जेल नैनी के लिए, तो सैकड़ों पुलिस थी, प्लेटफार्म के ऊपर लेकर गए थे मुझे लोग। तो मेरी माँ वगैरह में मिलने के लिए सब आए थे, लेकिन मेरी माँ ने उस समय भी कहा था कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो गया, माफी मांग के मत आना। पुलिस के लोग रोने लगे। और आपकी माँ का निधन हुआ? वो तो इमरजेंसी जब 1 साल समाप्त होने लगी, तो हमारे एक चचेरे भाई हैं, गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया, अभी अब तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई। तो उसी समय उसके कारण जो है
ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए आपको बिल्कुल पेरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। क्रियाकर्म के लिए भी आपको नहीं भेजा? नहीं। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए। तो फिर किसने किया था? अपने गिरेबान पे झांक कर नहीं देखते हैं लोग। मैं जो भाई वगैरह थे परिवार में, उन लोगों ने किया। मैं नहीं पहुंच पाया। आप मिल नहीं सके? 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हैमरेज होने के बाद, माता आनंदमयी हॉस्पिटल वाराणसी में, फिर भी नहीं दिया। किसने मांगा था आपके लिए रिहाई के लिए? किसी ने अपील डाली थी? नहीं, लोगों ने कोशिश की कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए ताकि अपनी मां को देख ले, नहीं दिया। और जब आप बाहर आए तब? नहीं, कुछ समय के बाद एक बार बीच में लगभग मां की डेथ के कई महीने के बाद, शायद 14-15 दिन का किसी मुद्दे पर कोई पेरोल मिला था मुझे। लेकिन फिर तुरंत 14 दिन के बाद फिर मैं जेल चला गया था, क्योंकि आने के बाद भी मैंने कुछ इमरजेंसी के खिलाफ ही लोगों को कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो फिर से मुझे भेज दिया था। पेरोल समाप्त नहीं हुई थी, बीच में ही भेज दिया था जेल में। उस वक्त लगा था राजनाथ जी कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए ये विरोध? बिल्कुल नहीं लगा था। करना चाहिए हमको। किसी भी हद तक इमरजेंसी के खिलाफ जाने का जज्बा था अपने अंदर। हताशा निराशा मेरे अंदर कभी नहीं पैदा हुई है। स्मिता जी, मैं आपको बता दूं, कभी नहीं पैदा हुई है। मैं ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोगों में हूं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, हमारी पूरी आस्था परमात्मा में रहती है, ईश्वर में रहती है। कष्ट भी देता है, उसे स्वीकार करता हूं। हर्ष भी देता है, उसे भी स्वीकार करता हूं। आप जेल में क्या कर रहे थे उस वक्त? कसरत कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे? आप में देखिए, इमरजेंसी जब सॉलिटरी सेल में थे तो उस समय तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन उस समय भी एक वहां पर जो वो होते हैं ना कुछ कांस्टेबल्स, या उनको वार्ड बोलते हैं, वार्डन। हाँ, वार्डन बोलते हाँ। थे उस समय। वार्डन उस समय बोला जाता था। तो वार्डन होते थे। एक मुस्लिम वार्डन थे और उनको लोग कटोरा चाचा कहकर बुलाते थे। तो हाफ पैंट पहनते थे खाकी, और खाकी शर्ट पहनते थे। तो वो हमारे लिए कुछ हमारे घर जाते थे तो कुछ अपनी पॉकेट में रखकर कोई मिठाई या कुछ लेकर जो आते थे चोरी से मुझे देते थे। तो मैंने कहा कि कटोरा चचा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसको भी बंद कर दीजिए, नहीं कभी आप पकड़े जाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। पर उससे आपकी घर की याद आ जाती होगी? नहीं, घर की याद क्या, जब कुछ करने निकले थे तो निकले थे। इस सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर के, चाहे हमारी पत्नी हो, माता हो, सबका हौसला बुलंद था। मैंने कोई इस प्रकार का नहीं रहा। हमारे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, तो कभी उन्होंने तो पेंशन तक नहीं ली हुई। अंत में दो सवाल हैं जो नए पीढ़ी के जो लोग हैं वो पूछना चाहते हैं कि आप, प्रधानमंत्री ने योगा और फिटनेस के बारे में कहा है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा को मान्यता दिलाई है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था मोदी जी ने, 172 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। और योगा ये भारत की देन है, भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है। आज विश्व के अधिकांश देशों में योगा की लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह तो हम भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। आपके बिजी शेड्यूल में योगा, फिटनेस, ये कहाँ आप पे फिट? मैं तो करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ। टहलना और योगा करना, ये, और पूजा करना। सुबह करते हैं पूजा? बिल्कुल, स्नान करने के बाद, वो करने के बाद मैं करता ही हूँ। मंदिर में जाके करते हैं? हमारे यहाँ मंदिर है, हमारे घर में मंदिर है, मैं अपनी मंदिर में पूजा करता हूँ। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। बहुत लोग संकोच करते हैं। हमारी ईश्वर में आस्था है, आस्था नहीं गहरी आस्था है।
आजकल बहुत स्ट्रेस है बच्चों को भी, और जो युवक हैं वो जब फैमिली प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर होता है, इन सब का जब प्रेशर झेलने के लिए मेंटल और फिजिकल फिटनेस दोनों पर दे शुड कंसंट्रेट मोर, ये कहते हैं लोग। तो वुड यू अग्री विद दैट? नहीं, पहले अपनी थिंकिंग भी बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी ना। क्यों स्ट्रेस लेते हैं इतना ज्यादा? ऊपर वाले पर भी तो भरोसा करें, जो सही रास्ता है उस सही रास्ते पर आगे बढ़ें, जो अपने ऊपर जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करें। और यदि कोई जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को निभाएं, उस चुनौती पर विजय प्राप्त करें, यह संकल्प होना चाहिए। आपके दिनचर्या में खाने का क्या रोल होता है? जब आप खाते क्या हैं, और उस पर क्या आपका ध्यान होता है कि मुझे ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए? थोड़ा सावधानी से बरतता हूं मैं। हाँ, जैसे सात्विक भोजन या फिर जो भी खाना हो खाइए, लेकिन ज्यादा मत खाइए। जितनी भूख लगे उससे कम खाइए, क्योंकि आपका शेड्यूल, बार बार मत खाइए। शेड्यूल देखिए, आप सुबह आप तमिलनाडु में थे, दोपहर तक आप अरुणाचल में हैं, रात को आप दिल्ली आ रहे हैं, फिर कल आप 9 बजे रात को वो भी रात को इंटरव्यू, और इसके बाद आप फिर कैंपेन पर निकलेंगे। तो इसमें डाइट उल्टा सीधा नहीं हो जाता? नहीं, सब सीधा रखता हूँ मैं। बिल्कुल। घर का खाना जाता है आपका हर जगह? लेकर जाता हूँ, लेकर जाता हूँ, लेकिन कभी बाहर भी खाना खा लेता हूँ। रात को यदि कहीं रुकना हुआ तो जहाँ रुकते हैं वहीं खाना खाते हैं। जी, अच्छा, धन्यवाद राजनाथ जी, आपके साथ बात करके बहुत खुशी हुई। आपको विशिंग यू ऑल द बेस्ट इस इलेक्शंस के लिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।